नमस्कार, मैं कुमार वरुण साहित्यिकी के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मशहूर गजलकार, संजीदा कवि, शायर, कथाकार आलोक श्रीवास्तव जी। आलोक जी, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वरुण जी, और दूरदर्शन बिहार का बहुत शुक्रिया। दूरदर्शन से जो रिश्ता है वो बचपन से लेके और 55 तक का रिश्ता है। जी जी जी। मैं 55 का तो नहीं हूँ, लेकिन अब तक एक रिश्ता है और हम दूरदर्शन को देखते देखते बड़े हुए, और जब बड़े हुए तो दूरदर्शन के लिए काम करने का मौका भी मिला। तो एक ख़ास और बड़ा जज्बाती और बड़ा आत्मीय सा रिश्ता है दूरदर्शन के साथ। आलोक जी हिंदी के संजीदा कवि हैं, रिश्तों के कवि माने जाते हैं आप। आपकी कहानी संग्रह आमीन प्रकाशित हुई है। कथाकार के रूप में भी आप चर्चित हैं। आफरीन आपका एक कथा संग्रह है। उसके साथ कई किताबों के आप लेखक भी रहे हैं और कुछ रचनाएं अभी अप्रकाशित भी है, जो बहुत जल्द कई प्रकाशनों से वो किताबें प्रकाशित होगी। हिंदी के साथ साथ कई भाषाओं में आपने लेखन किया है, आपके लेखन का अनुवाद हुआ है। कई देशों की आपने यात्राएं की हैं। साथ ही दूरदर्शन के साथ एक आपका गहरा रिश्ता बना है। 2 वर्ष आप दूरदर्शन के एडवाइजर के तौर पर आपने काम किया है। जहाँ तक कविता की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वो आपकी कविता में वो प्रेम की झलक है, आपकी कविता में वो रिश्तों की वो मिठास है। और जब आपसे कविता की बात की जाए तो आपकी कविता से हम उसकी शुरुआत क्यों न करें। आपकी एक बड़ी प्यारी सी कविता है जिसके कुछ पंक्तियों को मैं उद्धृत करना चाहूँगा। तुम सोच रहे हो बस बादलों की उड़ानों तक, तुम सोच रहे हो बस बादलों की उड़ानों तक, मेरी तो निगाहें हैं सूरज के ठिकानों तक। आपकी बहुत दूर तक निगाहें हैं। और बस इस कविता के माध्यम से उस रचना प्रक्रिया के बारे में बताएं, जिस रचना प्रक्रिया से आप अभी तक जुड़े हुए हैं, जिस रचना प्रक्रिया ने आलोक श्रीवास्तव को आलोक श्रीवास्तव ने बनाया। और नंबर सिंह ने सही ही कहा कि दुष्यंत के परंपरा के आलोक जी आलोक हैं। तो आलोक जी, तो पहले तो मैं आपको छोटा सा आपका संशोधन कर दूं कि आमीन मेरा गज़ल संग्रह है जी। आपने कथा संग्रह आफरीन बताया, तो वो जिस पर मुझे साहित्य अकेडमी और उर्दू मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश का मिला, और पुष्किन अवार्ड भी मिला, और उसके कई संस्करण आ चुके हैं। वो पेंगुइन से, और यूके कथा सम्मान भी आपको सम्मानित किया गया है। अब दूसरा जो आपके प्रश्न का हिस्सा है वो है रिश्तों का कवि। तो मेरा अपना, जब मैं लिखना शुरू कर रहा था तो विदिशा भोपाल, जहाँ मेरा बचपन बीता, तो वहाँ जो एक माहौल था वो बहुत ही प्रगतिशील विचारधारा का, जनवादी विचारधारा का माहौल था, और उस माहौल में मैं गज़लें कह रहा था। जी जी। तो मेरे जो आसपास लोग थे वो सारे ऐसे लोग थे जो उस समय के साहित्य के बड़े नाम थे जी। और जब मैं कह रहा था कि जो आपने पढ़ी अभी, जिसका मतलब आपने पढ़ा, या जो और मेरी रिश्तों की गज़लें हैं, तो मेरे समकालीन या मेरे दोस्त मित्र जब मुझसे कहते थे जी कि यार तुम्हें समाज और इस पर सब पर लिखना चाहिए और तुम बात कर रहे हो रिश्तों नातों की, तो मैं उनसे ये बात कहता था कि देखो, समाज जो है वो परिवार से बनता है जी। जो परवरिश और जो आचरण व्यवहार आप अपने परिवार में सीख कर निकलते हैं वही आप समाज में करते हैं जी जी। तो मैं उसी सामाजिक ता की बात कर रहा हूँ, लेकिन परिवार से निकल के कर रहा हूँ। तो जब तक हम अपनी जड़ों को ही शादाब नहीं करेंगे, हरा भरा नहीं रखेंगे, तो दरख्त कैसे हरा भरा होगा। मुझे लगता है कि समाज कैसे जड़ों की तलाश कर रहे थे। तो जड़ों की तलाश में ये रचनाएं हुई,
और ये तो बहुत ही वैसी रचना है, इसे पंकज जी ने गाया भी है। जी जी। तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, मेरी तो निगाहें हैं सूरज के ठिकानों तक, खुशबू सा जो बिखरा है सब उसका करिश्मा है। जी जी। मंदिर के तरन्नुम से मस्जिद की अजानों तक, और हर वक्त फिजाओं में महसूस करोगे तुम, मैं प्यार की खुशबू हूँ महकूंगा ज़मानों तक। लेकिन आपकी जो पूरी रचना प्रक्रिया उसके कई पड़ाव हैं। टीवी पत्रकारिता से आपने अपने करियर की शुरुआत की, फिर कविता की तरफ लगाव शुरू से रहा, लेकिन पत्रकारिता छोड़कर पूरी तरह से आप रचनाधर्मिता की तरफ आ गए और आपकी एक पहचान बन गई। उस पड़ाव को आप किस रूप में देखते हैं? मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, अपने कई इंटरव्यू में मैंने कहा कि बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनका पेशा और पैशन जी दोनों एक हो जाए। तो मेरी ये खुशकिस्मती है शायद कि मेरा पेशा और मेरा पैशन दोनों एक ही है। जो प्रतिबद्धता, जो सरोकार, जो दृष्टि, जो विचार आपको पत्रकार होने के लिए चाहिए, वही लेखन की भी आवश्यकता है। और मैं दोनों को हमेशा रेल की पटरी की तरह काउंट करता हूँ, उसकी तरह देखता हूँ कि वो अलग अलग ज़रूर दिखते हैं लेकिन साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन तो एक फ़र्क है, मुझे ऐसा लगता है कि पत्रकारिता में आपको जो माल है, जो प्रोडक्ट है, वो चीज़ें मिल जाती है, लेकिन रचनात्मकता में आपके पास स्पेस ज़्यादा होता है। नहीं, उसमें आपको देखिए, अगर आप स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं पत्रकारिता तो उसमें भी आप अपने मन का काम कर सकते हैं। आप किसी प्रोडक्ट, आप स्पेस बनाने पड़ते हैं, कम है स्पेस। तो देखिए ऐसा है कि स्पेस आपको बनाने पड़ते हैं, मेरा ऐसा मानना है जी। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, निदा फाजली साहब का शेर है, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो, सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। तो ये बेसिकली ये बात कहना कि स्पेस नहीं है, मैं नहीं मानता। स्पेस आप क्रिएट करेंगे तो बन जाएगा स्पेस। स्पेस का क्या है? स्पेस क्रिएट करेंगे तो बन जाएगा। आपकी रचना प्रक्रिया में आज के जो समकालीन कवि लिख रहे हैं उससे इतर आप लिख रहे हैं, थोड़ा सा अलग, जिसमें आज की कविताओं का जो दौर है, समकालीन कविता है, उसमें कहीं ना कहीं वैचारिकता का दबाव ज़्यादा है। आप उस वैचारिकता के दबाव से अपने आप को मुक्त कैसे रख मैं नदी को फॉलो करता हूँ जी, उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूँ। मैं हमेशा से ये मानता हूँ जी कि लेखन जो है ना, वो रचा नहीं जाता है, वो प्रवाह होता है, उसमें बहा जाता है। और जब कोई नदी कहीं से निकलती है तो उस नदी को आप ये नहीं कहते कि इधर से बहो, इधर से निकल जाओ, थोड़ा इधर हो जाओ, मेरे घर के पीछे से निकल जाओ, ऐसे नहीं होता। लेकिन ठीक वैसा ही है, जिस तरह से प्रवाह होता है नदी का, वो एक प्रवाह में आता है, उसको आप, वो आपके रंग में आएगा। उसको अगर आप किसी और के रंग में लाएंगे, आप अपने किसी रचनाकार, अपने बड़े रचनाकार को कॉपी करेंगे या उसके रंग में लिखने की कोशिश करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब उसमें है क्या जो आपने कहा कि वैचारिकता का दबाव। तो सवाल ये है कि जब आप किसी एक इंटेंशन खास के लिए रच रहे होंगे कि मुझे इस वर्ग विशेष को प्रभावित करना है, इस पर प्रभाव डालना है, तो आपका स्वर वैसा हो जाएगा। और जब आप ये सोचेंगे कि नहीं, मुझे अपनी बात कहनी है, वो बात आम समझे खास समझे, मुझे, मेरी ज़बान ये होगी, मेरी ज़बान बड़ी सादा होगी और मेरा जो थॉट है वो इस तरह से आएगा। तो जब आप ये सोच के अपने आप को एक उसमें ढाल लेते हैं, एक तो पैरामीटर जो है एक कि आप बहुत अच्छा पढ़िए। मैं हमेशा कहता हूँ कि 95% ही पढ़िए और 5% ही गढ़िए। तो वो जो 95% आप पढ़ेंगे, वो 95% पढ़ना आपके अंदर एक डिक्शन क्रिएट करेगा। जी जी, आपके अंदर एक देखने के नज़रिए को डेवलप करेगा कि वो कैसा है जो अभी नहीं कहा गया है, जो अनकहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपने कहा कि एक वैचारिकी का दबाव, इस पे नहीं रहना चाहिए किसी भी लिखने वाले को। उसको अपने आप को वॉच करना चाहिए, अपने आप को ऑब्जर्व करना चाहिए। जैसे बहुत पहले मैं ये सोच चुका था, मतलब
कि मेरे घर में सब प्रशासनिक उसमें थे, जी जी, शासकीय सेवा में थे। मेरे तीनों बड़े भाई, मेरी माँ, मेरे पिता। और मैं उस वक्त ये सोच चुका था कि मैं ये नहीं करूँगा मैं लेखन करूँगा, मैं लिखूँगा। क्योंकि मुझे पता था कि मेरे अंदर एक जो चीज़ है जो सामान्य से थोड़ी अधिक अच्छी है, वो ये है कि मैं लिखता ठीक ठीक हूँ। तो वो निर्णय मैंने ले लिया था, बहुत बचपन में ले लिया था, 15-17 वर्ष की उम्र में ले लिया था कि मुझे लिखना है। जी जी, है ना। जी, तो जी। उस समय मैं किसी वैचारिकी के दबाव में आया नहीं था। मैं किसी विचारधारा विशेष से प्रभावित नहीं हुआ था जी। मैं बस लिखना है तो लिखना है। अब वो क्या लिखना है, वो अपने आसपास के माहौल को लिखना है, देखना है, अपने जीवन के आसपास के रंग के जीवन के रंग को लिखना है। डेफिनेटली। जो चीज आसपास आपके है, करीब में है, अगर आप उसी को ठीक से ऑब्जर्व नहीं करेंगे, ठीक से, और बड़ी चीजों की तरफ जाएंगे, तो जब आपका अनुभव वहां रूट्स का ही नहीं है, जड़ों का ही नहीं है, तो फिर आप दरख्त के आखिरी सिरे तक पहुंचेंगे कैसे? आपने बड़ी अच्छी बात कही कि आप अपने आसपास के जीवन को टटोल रहे हैं, उसके नब्ज को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी एक बड़ी प्रिय कविता है जिसकी सब जगह चर्चा है, और जब आप जीवन के नब्ज को टटोलने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले आप माँ की गोद में होते हैं, माँ की याद आती है। हाँ, देखिए, उसका एक दृष्टिकोण ये भी है कि जब मुझसे कई बार ये पूछा जाता है जी कि आप सामाजिक जटिलताएं जो हैं उन पर आप कलम क्यों नहीं चलाते, तो मैं उत्तर ये पूछ देता हूँ उनको कि जब एक परिवार है, और परिवार समाज की एक छोटी सी इकाई है, जी जी, या समाज का एक बहुत बड़ा प्रतिरूप जो है वो परिवार है। परिवार का ही बहुत बड़ा प्रतिरूप समाज है। समाज। आप विसंगति की बात करते हैं, परिवार में भी विसंगतियां होती हैं। वो कविता सुनाइए ना। तो मैं बिल्कुल वो कविता सुनाऊंगा। तो मैं पहले उसका जरा सा ये एक भूमिका ये बता दूं कि जब मनभेद होते हैं दो भाइयों में जी, तो वो तो देख लेता है पूरा परिवार। लेकिन जब वो मनभेद या मतभेद रिपेयर होते हैं, दुरुस्त होते हैं, ठीक होते हैं, उस ठीक करने वाली माँ को कोई नहीं देखता, देख ही नहीं पाता, क्योंकि वो कब कर गई वो काम जी, पता ही नहीं चलता। तो वो उसके कुछ मैं 2-3 शेर आपको सुनाता हूँ कि धूप हुई तो आंचल बनकर कोने कोने छाई अम्मा, सारे घर का शोर शराबा सूनापन तन्हाई अम्मा। घर में झीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे, चुपके चुपके कर देती है जाने कब तुरपाई अम्मा। बाबूजी गुजरे आपस में सब चीजें तकसीम हुई तब, बाबूजी गुजरे आपस में सब चीजें तकसीम हुई तब, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से आई अम्मा। बड़ी बेहतरीन बातें हैं, और आपके दिल के बहुत करीब अम्मा होती हैं। तो आप अम्मा से और पिताजी से माँ जो होती है ना जी, वो क्या है, माँ हर उम्र में हम उम्र लगती है। आप किसी बुजुर्ग शख्स से पूछेंगे जो 60 या 60+ होगा और सौभाग्य से उसकी माँ होगी, जी जी, तो आप उससे, अपनी माँ से उसका रिश्ता देखिएगा, वो वैसा ही होगा जैसे कि कोई दो मित्र बैठे बात कर रहे हैं। तो इकलौता एक ऐसा मानवीय रिश्ता है माँ का जो हर उम्र में हम उम्र लगता है। एक बात और है कि आपकी जो यात्रा है कविता से कहानी की तरफ आपकी यात्रा बढ़ती है, यहाँ भी माँ होती है, वहाँ भी माँ है। उस यात्रा के बारे में बताएं कि कविता से कहानी की तरफ आपकी यात्रा कैसी रही और किस रूप में रही। कविता और कहानी के बीच में एक जो बड़ा फर्क मुझे समझ में आता है वो ये है कि कविता जो है वो उसके साथ आप बहते हैं जी, जब वो आती है प्रवाह में, तो आप जहाँ भी जा रहे होते हैं वो आपके साथ चलती है जी, और जी, उस प्रोसेस में आप उसे कर लेते हैं। मेरे साथ कई गज़लों का ऐसा सिलसिला है कि मतला जो है वो घर पर हुआ, और उसके बाद फिर कोई दूसरा शेर किसी यात्रा में हुआ, तीसरा शेर किसी यात्रा में हुआ, कहीं ऑफिस में, दफ्तर में हुआ। लेकिन कहानी जो है वो अपने साथ एक ठहराव लेकर आती है। जब उसके पात्र आप तक आते हैं, उसका कथानक आप तक आता है, उसका कंटेंट आप तक आता है, तो वो एक ठहराव मांगता है। वो कहता है कि रुको, देखो, सोचो, फिर लिखो। ठीक है। जो कहानी है वो अपने साथ ठहराती है, वो पात्रों से बात करने के लिए समय मांगती है,
जी। वो पूरे के पूरे दृश्य को बांधने के लिए समय मांगती है। और मेरा ये निजी अनुभव है, ज़रूरी नहीं है कि सबका ये अनुभव। मेरा अनुभव ये है कि कहानी के साथ आप रुक के, ठहर के, चिंतन विचार करके फिर आप उसमें उसकी रचना में उसकी रचना प्रक्रिया से आप गुजरते और हैं। एक गजल कहना या एक गीत कहना या एक कविता कहना वैसा ही है कि आप साइकिल पर चले जा रहे हैं और पीछे कोई आपका दोस्त बैठा हुआ है, कुछ तो गुनगुना गुनगुना रहा है और आप भी गुनगुना रहे हैं। जरूर। तो कविता मेरे साथ ऐसे चलती है। और तो इसीलिए ये हुआ कि एक वक्फे के बाद, एक वक्त के बाद जब मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आया तो कहानी लिखने का जो समय है, क्योंकि वो जो अनिवार्यता है वो पेशे से पूर्ण नहीं हो रही थी, और पेशे से पूर्ण नहीं होने के कारण फिर वो लेखन कम हुआ। ठहराव। अच्छा, दूसरा, जिस प्रवाह में गजलें आ रही थी, बहुत ईमानदारी से स्वीकार करूंगा, उस प्रवाह में कहानियां नहीं आ रही थी मेरे पास। तो मैंने सोचा कि रचनात्मकता तो रचनात्मकता है, उसका क्यों उस पर कोई प्रतिबंध लगाया जाए। तो इसीलिए किसी ने कहा भी है कि आलोक जी के शब्द केवल शब्द नहीं है, ध्वनि भी है, गमक भी है, चित्र भी है। अच्छा, ये मैंने नहीं पढ़ा, किसने कहा? आलोक जी के शब्द केवल शब्द नहीं है, जी। ध्वनि भी है, गमक भी है, चित्र भी है। वाह, बहुत सुंदर है भाई। और जब शब्दों की बात करते हैं, उस शब्दों की यात्रा की बात करते हैं, तो आलोक जी आपके साथ एक बड़ी अच्छी बात यह रही कि आपके शब्दों को भारतीय फिल्म जगत के जो बड़े गायक हुए, चाहे वो शास्त्रीय गायक हुए या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े, सभी लोगों ने स्वर दिया। पंकज उदास जी ने दिया, जगजीत सिंह जी ने दिया, शुभा मुद्गल जी ने दिया, यहाँ तक कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी ने दिया। वो असली में रीज़न उसका मैं बताऊं आपको, एक तो मैं फिल्मों से, चूँकि मैं जाहिर सी बात है कि फिल्मों में लिखता हूँ जी, और मैंने जैसा पहले शुरू में हमारी चर्चा के बीच एक पैशन था मेरा जी कि राइटर लिरिसिस्ट बनना है। और एक और इसमें एक विचार, जब मैं गंभीर साहित्य के नज़रिए से उसको देखता हूँ तो मैं सोचता था कि जितने गुलकार हैं, जितने सिंगर्स हैं, जी, ये हमेशा बड़े बड़े जो शायर हैं, ख़ास तौर से वो जिनका उर्दू ज़बान से बहुत बड़ा और गहरा रिश्ता है, ये उन्हीं को गाते हैं। ये हिंदी गज़ल वालों को या हिंदी वालों को क्यों नहीं गाते हैं? तो मुझे लगा कि जो मेरी ज़बान है वो ज़बान तो सादा है जी, और वो ना हिंदी है ना उर्दू है, वो हिंदुस्तानी है। मैं हिंदुस्तानी ज़बान का गज़लकार हूँ। तो वो प्रेमचंद की तरह तो खैर वो तो बहुत बड़ा नाम है, हम लोगों तो पढ़ के उनको सीख रहे हैं। जी। तो मुझे ये लगा कि ये चीज़ होनी चाहिए, और वो फिर शुरुआत हुई। शुभा मुद्गल जी के साथ एल्बम आई, फिर जगजीत जी के साथ आई, फिर एक बड़ा ड्रीम था हर नौजवान का, जैसा होता है कि साहब सदी के महानायक और मैंने भारत का चेहरा। हाँ, दूरदर्शन 60 बरस का हुआ था। आप तो देंगे आप अपनी कविता को, तो वो 60 बरस के समय पर ये जी, कविता मैंने रची थी, और वो उसको सोनू निगम साहब ने गाया भी था और बच्चन सर ने उसको पढ़ा भी था। तो हम लोग बड़े ब्लेस्ड हुए थे। उस समय मैं प्रसार भारती के साथ जुड़ा हुआ था, तो बहुत अच्छा अनुभव रहा। और आशुतोष राणा जी के साथ भी आपका गहरा रिश्ता रहा है, और शिव तांडव स्रोत का आपने भावानुवाद भी किया है। देखिए क्या होता है कि मैं आपकी बात बीच में ही रोक रहा हूँ। कुछ लोग आपको जीवन में डेस्टिनी से मिलते हैं, कुछ लोग घटना की तरह मिलते हैं, कुछ लोग लम्हे भर के लिए मिलते हैं। मैं थोड़ा स्पिरिचुअल मेंटालिटी से सोचता देखता हूँ चीज़ों को, लेकिन कुछ लोग आपको वरदान के रूप में मिलते हैं जी। तो आशुतोष राणा जी जो हैं, उनको मैं ऐसे मानता हूँ कि वो मुझे वरदान के रूप में मिले हैं, और जो काम उन्होंने मुझसे करवाए, जो चीज़ें उन्होंने मुझसे लिखवाई, वो सचमुच में उसका बहुत बड़ा श्रेय, बल्कि बहुत बड़ा क्या, मैं पहला श्रेय उन्हीं को देता हूँ, क्योंकि वो शिव तांडव स्तोत्र जो मिलियंस और बिलियंस में वायरल हुआ, सुनाए ना संभव हो तो। बिल्कुल, मैं उसके कुछ अंश को सुनाए। जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विश्व भुजंग का। डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। विशेष है अशेष है प्रशेष है विशेष है, जो उनको जैसा धार ले उसके जैसा वेश है।
वे नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का भाल है, विलय भी वे प्रलय भी वे अकाल महाकाल काल है। उसी के नाथ हो गए जो उनके साथ हो लिया, वही के हो गए हैं वे, जहां सुना शिवा शिवम, तरल अनल गगन पवन, धरा धरा शिवा शिवम। इसे सुनाने में मैं संकोच इसलिए करता हूँ कि इतने सुमधुर कंठ ने, इतने प्रभावी कंठ ने इसका वाचन किया है, तो मुझे लगता है कि मैं कहाँ सूरज के सामने चिराग लेके खड़ा हूँ। ना ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी आपकी एक कविताओं की जो आपकी धारा है, जो आज के समकालीन कवि हैं उस धारा की तरफ वो नहीं लिख रहे हैं आपको गजल भी, उसमें एक तो आध्यात्मिक रचनाशीलता की तरफ है और दूसरा कहीं ना कहीं राष्ट्रीय चेतना का तत्व आपकी कविताओं में ज़्यादा देखने को मिलती है। आप उसको किस रूप में देखते हैं? मैं इसका जवाब दे चुका हूँ। मैं प्रभा मानता हूँ रचना को, कहने को, और एक बात से मैं असहमति बहुत विनम्रता पूर्वक व्यक्त करूंगा जी। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय बहुत अच्छा लिखा जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे समकालीन जो शायर हैं, जो गजलकार हैं, जो कवि हैं, वो अच्छा नहीं लिख रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों को जो पढ़ने का शौक है वो कम हुआ है, वो पता नहीं क्यों हुआ है। वो अगर मुझे लगता है कि वो जो लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अगर वो जो नए लिखने वाले हैं वो अगर थोड़ा पढ़ने भी और लगेंगे, ये सबका नहीं है नजरिया, सबके लिए नहीं बात मैं कह रहा हूँ। जो मेरे समकालीन या मेरे पीछे जो पीढ़ी आ रही है वो मुझे लगता है उसको पढ़ना ज़्यादा चाहिए, क्योंकि अभी ये हो रहा है कि एक बहुत बड़ा वर्ग जो है जी। वो सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग उसको पैमाना बना रहा है। और मुझे लगता है कि पैमाना वो नहीं होना चाहिए। पैमाना ये होना चाहिए कि आप अपने वक्त में के जो लिटरेचर है उसमें कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो और अपने वक्त की कितनी बड़ी आवाज़ आप बन रहे हो जी। कि आपको वहाँ उस आपके साथ के लोग पहचान रहे हैं, आपको लेखक, साहित्यकार, प्रबुद्ध वर्ग, समाज, है ना, वो कितना आपको रिकॉग्नाइज कर रहा है और वो कौन से ऐसे विषय हैं जो आपको अपनी रचना धर्मिता में, अपनी रचना प्रक्रिया में लाने चाहिए। आध्यात्मिकता, चूंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, मेरा संयुक्त परिवार रहा और मैंने हमेशा अपने मदर फादर को बहुत रिलीजियस भी देखा, पर वो रिलीजियस उनका होना वो ये है कि फिर वो अपने लिए ही नहीं, वो दूसरे जो वो हैं रिलीजन है, समाज है, उसके लिए भी वो बहुत रिस्पेक्टिव रहे। और वही चीज़ें मैंने उनसे सीखी कि मैं रिलीजियस होना बुरा नहीं है, अपने तौर पर अपने धर्म, अपने मजहब, और ये बड़ा बहुत इसको अगर मैं कहूँ तो ये बहुत निजी मामला है। धर्म जो है और जो आपका डिवोशन है वो बहुत निजी मामला है। और जिस तरह आपके लिए है उसी तरह वो आपके मित्र के लिए भी है, आपके लिए भी है, दूसरों के लिए भी है। तो मुझे लगता है ये चीज़ ऐसी है कि जो मतलब अपने अंदर की खुशबू है, और जैसे आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं ऐसे दूसरे जो रिलीजियन हैं उनकी भी आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और ये मैंने बचपन से मेरे घर में ये माहौल देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आलोक जी रिश्तों के कवि हैं, संवेदना के कवि हैं, संजीदा कवि हैं। उनकी कविताओं की भाषा में वो रवानगी है, वो नदियों की तरह की एक रवानगी है, और उनकी कहानियों में भी वो रवानगी है, शिल्प में भी वो रवानगी है। आलोक जी, आपके साथ आप आए स्टूडियो में, आपका दूरदर्शन की तरफ से मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, किधर? अच्छा, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपके साथ साथ पटना दूरदर्शन का बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने मुझे इस साहित्यिक यात्रा में स्टूडियो बुलाकर और आपसे बातचीत करने का, आपसे बातचीत रखने का मौका दिया। तो बहुत आभार आपका भी, और आपका भी बहुत बहुत आभार आलोक जी। और उम्मीद है कि फिर से आप दूरदर्शन पर आएंगे और जरूर आपकी साहित्यिक यात्रा के हम साथी बनेंगे। बहुत शुक्रिया। ओके, आभार।